नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक में अभी न्यूज़ आई है कि HDFC बैंक पर 10 करोड़ की पेनल्टी RBI ने इम्पोज करी है। तो ये किस फ्रॉड के कारण HDFC बैंक पर लगाई है और इसकी वजह क्या रही है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। और ये जानेंगे कि क्या HDFC बैंक भी येस बैंक की तरह पूरी तरह से डूब जाएगा और ये गिरावट की शुरुआत होने वाली है, या एक छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर है जिसके कारण अभी थोड़ा बहुत स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बाद में वापस ऊपर चढ़ने लगेगा। तो इस पूरी बात पर हम डिस्कस करेंगे और खबर को डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग पर वीडियो चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग का पूरा बेसिक और साथ ही साथ मेरे P&L को देखना है, तो मैंने 2 वीडियो कल ही अपलोड करे हैं, आप इन्हें जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ऑप्शन सेलिंग की पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के फिर अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने न्यूज़ आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 28 मई की न्यूज़ है, यानी कल की न्यूज़ है। यहाँ पर RBI ने 10 करोड़ की पेनल्टी HDFC बैंक पर इम्पोज करी है। अब इसकी वजह क्या है? RBI के अकॉर्डिंग सेक्शन 6(2) और सेक्शन 8 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन करा है। अब इनमें लिखा क्या है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बैंक अगर अपने बैंकिंग काम के अलावा अगर किसी गुड्स के परचेस या सेल में इन्वॉल्व हो जाती है, माल खरीदने या बेचने लग जाती है, तो उस केस में RBI पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। तो इसी सेक्शन के कॉन्ट्रावेशन के कारण ही ये पेनल्टी इम्पोज करी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी डिटेल देख लेते हैं। अब हुआ क्या था कि बैंक के एम्प्लॉयज़ ने जो GPS डिवाइसेस होते हैं, ऑटो सेक्टर के लोन में जब ऑटोमोबाइल सेल होती है, जैसे कार लोन हो गया, व्हीकल बड़े हो गए, ट्रक्स हो गए, तो उनमें GPS डिवाइसेस लगते हैं। तो बैंक के एग्जीक्यूटिव क्या करते थे कि GPS डिवाइसेस को सेल करने के लिए प्रेशर बनाते थे कि लोन आपका तभी सैंक्शन होगा जब ये GPS डिवाइस आप इंस्टॉल करोगे। तो वो GPS डिवाइस फोर्सफुली कस्टमर को बाय करवाया जाता था इनके द्वारा, इनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जिसके कारण GPS की सेल्स के टारगेट उनके मीट हो जाते थे। अब इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में ये कस्टमर्स को ज़बरदस्ती GPS डिवाइसेस सेल करते थे। तो ये मामला पूरा था कि आप गुड सेल कर रहे हो और ज़बरदस्ती कस्टमर को फोर्सफुली ये चीज़ें दे रहे हो। तो ये एक्शन को देखते हुए RBI ने फिर ये वाली पेनल्टी बैंक पर इम्पोज करी है। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कितना सीरियस मुद्दा है, या जिससे बैंक के गोइंग कंसर्न को हिट होगा या नहीं होगा, यानी बहुत सीरियस मुद्दा है या नहीं है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब आपके सामने शेयर का प्राइस आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक की मार्केट कैप अभी 8,29,000 करोड़ रुपए की है। यानी अब सारी बैंकों में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अभी HDFC बैंक की ही है। अब इन्होंने क्या करा है कि ऑटो सेक्टर के लोन में कुछ एम्प्लॉयज़ ने GPS के प्रोडक्ट सेल करने फोर्सफुली सेल करने के कारण 10 करोड़ की पेनल्टी लगी है। अब इतनी बड़ी बैंक में इतना छोटा सा मुद्दा है, बस उसको न्यूज़ में आने के कारण वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि बैंक ने फ्रॉड करा है या बैंक में अब गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम आ गई है। दोस्तों, बैंक बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको चलती हुई दिखाई देगी। अभी बजाज फाइनेंस में ये चीज़ दिखाई दी थी, दूसरी बैंकों में भी कभी ना कभी ICICI हो गया, इनमें भी ये इस प्रकार की छोटी मोटे मुद्दे दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें घबराना नहीं है, बैंक बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये छोटी मोटी चीज़ें इनके एम्प्लॉय लेवल पर हुई है। अब दोस्तों, मैं एक स्पेशल बात बताता हूँ। यस बैंक में और ये सब चीज़ों में, इसमें और यस बैंक के फ्रॉड में क्या अंतर था? यस बैंक में जो फ्रॉड हुआ था वो मालिक के लेवल पर हुआ था, यानी यस बैंक का मालिक ही खुद इन फ्रॉड में इन्वॉल्व था। उन्होंने जो लोन्स दिए थे कॉरपोरेट्स को, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफ़ॉल्ट होने वाला था, जिसके कारण पूरी की पूरी बैंक के गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ गया था। लेकिन HDFC बैंक में ये चीज़ नहीं है। ये एक छोटा सा मुद्दा है जिसमें 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी RBI ने लगाई है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में इस प्रकार के कंट्रोवर्शन हुए थे। ऑटो सेक्टर के लोन में भी इनके एम्प्लॉय लेवल पर हुए हैं, इनके मैनेजमेंट के लेवल पर किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगे हैं। तो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी अभी भी इंटैक्ट है, जिसके कारण बैंक का फ्यूचर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। बैंक अपने रास्ते पर चल रही है और आगे इसी तरह से काम करेगी। अब जिस प्रकार से आप देखेंगे 52 वीक हाई बैंक का है 1641 रुपये, और अभी 1503 रुपये के आसपास ही चल रही है। और यस बैंक में जब इस प्रकार की न्यूज़ आई थी तब वहीं से स्टॉक क्रैश करना शुरू कर गया था। अगर HDFC बैंक में इस प्रकार की कोई चीज़ होती तो यहाँ से स्टॉक क्रैश करना शुरू हो जाता। तो दोस्तों, किसी प्रकार की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। बैंक अभी भी सॉलिड है और बैंक के लोन्स की जो लोन बुक है वो भी अभी बहुत इंटैक्ट है और काफ़ी अच्छी है। तो बैंक किसी भी तरह से बैंक में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब मैं बैंक का लॉन्ग टर्म का आपको चार्ट बता देता हूँ, मैक्सिमम चार्ट, उससे आपको और आइडिया पड़ जाएगा। बैंक ने काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टर्स को काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं, तो जिसके कारण स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। आप देख सकते हैं 2000 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बैंक धीरे 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 करके स्टडी परफॉर्मेंस करके बढ़ रही है। अगर किसी कंपनी का चार्ट इस तरह से दिखता है तो उसके नो डाउट फंडामेंटल बहुत शानदार होंगे और कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। उसके इस प्रकार के चार्ट होने के कारण ही बैंक लंबे समय तक टिक पाती है। अब देखेंगे कि इस इतने लंबे समय में क्या बैंक में उसी प्रकार की कोई और घटना नहीं हुई होगी क्या, जिस प्रकार से अभी हमें देखने को मिली है। नो डाउट हुई होगी। अब ये सारी चीज़ें तो रेगुलर बिजनेस का पार्ट है और चलती रहती है, और एम्प्लॉय लेवल पर ये सारी चीज़ें होना तो आम बात है। इसलिए हमें अभी कोई घबराने की बात नहीं है। मैनेजमेंट लेवल पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर मैनेजमेंट लेवल पर समस्या होती तो स्टॉक इतनी तेज़ी से नीचे गिरता कि आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलता। इन्फोसिस का स्टॉक आधा हो गया था जब मैनेजमेंट पर एलिगेशन लगे थे, उनके सीईओ पर एलिगेशन लगे थे, पर बाद में वो सब चीज़ें क्लियर हुई और स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया। तो दोस्तों अब किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। थोड़ा से हम फंडामेंटल देख लेते हैं और बैंक में हमारी ऑप्शन सेलिंग की रणनीति को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं टिकट टैब पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं 43 एनालिस्टों का कहना है कि स्टॉक में बाइंग की रिकमेंडेशन है। यहाँ पर इन्होंने अपनी बाई की रिकमेंडेशन इस स्टॉक में दी है। अब हम नीचे चलते हैं और इसमें और जान लेते हैं कि इसका रेंज कहाँ तक हो सकती है। तो इन्होंने अपर साइड पर डेविएशन जो दिखाया है वो 20% का दिखाया है मीडियन पर। अगर हाई साइड में देखें तो स्टॉक 2000 के रेट को टच कर सकता है। जो अगर लो साइड में देखें कि स्टॉक में गिरावट आएगी तो 15% की गिरावट हो सकती है, जो स्टॉक को 1268 तक के लेवल पर ले जा सकती है। तो ये आइडिया है, आप ले सकते हैं समझने के हिसाब से कि हमारे अलावा और लोग भी इस स्टॉक पर बुलिश है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में सारे लोग बियरिश हो गए हैं और स्टॉक में सेलिंग की रणनीति अपना रहे हैं। तो स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा है और आप देख ही सकते हैं 43 एनालिस्टों ने इसमें बाय की रिकमेंडेशन दी है। अब हम इसके चार्ट पर चलते हैं और उस पर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने बैंक का चार्ट आ गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये डेली चार्ट है और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सपोर्ट ड्रॉ करे हैं। यहाँ पर सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1503 रुपये के आसपास चल रही है। सबसे पहला सपोर्ट अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो वो 1440 के आसपास होगा। 1440 के आसपास यहाँ पर स्टॉक रुक सकता है अगर गिरावट होती है तो, और वहाँ से वापस अपना रिवर्सल ले सकता है। अगर यहाँ पर नहीं रुकता है और यहाँ से भी फर्दर गिरावट आती है तो 1356 1350 के लेवल हमें दिखाई देंगे। अब 1350 तक गिरने के बाद ये 1350 का जो सपोर्ट है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर स्टॉक आया है और ये वापस रिवर्स कर गया है। तो इसे तो आप एकदम सॉलिड फाउंडेशन मान सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक रुकेगा। अगर इन केस यहाँ से भी फर्दर गिरावट होती है तो फिर सीधा 1250 पर ही यहाँ से रिवर्सल आना संभव है। तो 1250 के जो लेवल होंगे 1350 से नीचे आने के बाद दिखेंगे आपको। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में जाना है तो आप इन लेवल को ध्यान रखिए, और इन लेवल के पास जो भी ओपन इंटरेस्ट अभी ज़्यादा बन रहा हो उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कंजर्वेटिव चाहे तो 1350 का रेट का ट्राई करिएगा और 1250 का ट्राई करिएगा। अगर मिल जाता है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है ऑप्शन सेलिंग में, तो उसे उस ट्रेड को लेके बैठ जाइएगा। अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं। इन केस अगर 1440 या 1350 से रिवर्सल होता है या अभी स्टॉक की मूवमेंट वापस नीचे की ओर नहीं जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले स्टॉक की जर्नी आपको देखने को मिलेगी 1575 तक की। 1575 के लेवल दिखाने के बाद अगर स्टॉक अपनी जर्नी को चालू रखता है और मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती है, बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं आती है, तो फिर ये अगला सीधे ऑल टाइम हाई के पास 1625 रुपये के आसपास चला जाएगा। फिर एक बार अगर 52 वीक को क्रॉस करा तो फिर तो खुला नीला आकाश है, वो कहीं पर भी जा सकता है। फिर आपको बस प्रॉफिट को ट्रेल करते चलना है। जैसे नीचे आने का सिग्नल मिले धीरे धीरे करके स्टॉक को सेल करना शुरू कर देना है। अब एनएससी के में ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं कि आपके लिए सही लेवल क्या होंगे ऑप्शन सेलिंग के, एक बार वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने HDFC बैंक ओपन कर दिया है। यहाँ पर हम डेरिवेटिव सेगमेंट को खोलेंगे और उसमें ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमें यह देखना है, अगर हम करंट मंथ की एक्सपायरी पर देखेंगे और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम चलें
तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें अभी रिसेंटली 1100 का यहाँ पर, फिर 1300 का, 1400 के रेट पर दिख रहा है। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो 1360 पर दिख रहा है और 1300 पर दिख रहा है। तो अगर आपको सेफ चलना है और सेफ्टी के साथ ट्रेड करना है तो 1360 को आप दिमाग में रखिए, ये 1360 को दिमाग में रखिए और साथ ही साथ 1300 के लेवल को दिमाग में रखिए। इन दोनों के लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं। वो ट्रेड सेफ ट्रेड होगा और स्टॉक अगर नीचे आता है तो इनसे वापस रिवर्स कर जाएगा, तो आपकी ऑप्शन की जो प्रीमियम है आपको पूरी तरह से गल जाएगी और आपको पूरी प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा। थोड़ा सा एक महीने हम आगे चलकर भी देख लेते हैं कि पोजीशन क्या बन रही है। तो अब करंट मंथ में जैसे हम जून के मंथ की बात करते हैं तो उसमें एक दिक्कत रहती है कि हमें प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा नहीं मिलता है और हमारा मार्जिन ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है हमारे इस पर, हमारी ऑप्शन सेलिंग पर। लेकिन अगर हम एक महीना आगे चले जाते हैं या 2 महीने आगे चले जाते हैं तो उससे रिटर्न जो है हमारा बढ़ जाता है और हमें बेनिफिट अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1400 पे 303 कॉन्ट्रैक्ट है और 1300 पे 140 कॉन्ट्रैक्ट है और 1500 पे 95। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है तो ही 1500 पर जाइए, लेकिन अगर अब आप मेरी बात मानते हैं तो आपको 1400 पर फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ 1300 पर फोकस करना चाहिए। इसका एक लॉट 550 रुपये का। अब एक लॉट 550 का है और जिसमें अगर हम 1400 की बात करें तो हमें 23 रुपये की प्रीमियम मिलेगी। और अगर आपने पेशेंस रखा और ऊंचे भाव पर सेलिंग लगाई है तो हो सकता है आपका सौदा ऊंचे भाव पर ट्रिगर हो जाए, तो इससे भी ज़्यादा आपको प्रीमियम खाने को मिलेगी, जिससे आपका रिटर्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टोटल ऑप्शन सेलिंग पेशेंस का गेम है। एक बार आप सेल कर दीजिए और वेट करिए, 1-2 दिन के फ्लक्चुएशन चलेंगे, उससे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लॉस दिखे, लेकिन बाद में वो लॉस रिकवर हो जाएगा जैसे जैसे टाइम निकलने लग जाएगा। तो 1300 और 1400 के लेवल पर आप ध्यान रखिए, 1300 और 1400 के लेवल पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब हम अगस्त के महीने में भी चल के देख लेते हैं क्या पोजीशन है। अगस्त के महीने में भी 1300 पर और 1400 पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हो रहे हैं। मतलब अभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमें और किसी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बायर और सेलर इंटरेस्टेड है, रुझान दिखा रहे हैं। तो आप थोड़ा दिन और रुकिएगा तो यहाँ पर भी ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे और एक बार ट्रेड ओपन हुआ और भाव खुल गए तो उसके हिसाब से आप भाव कंपेयर कर कर यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आपका जो मार्जिन है वो लगभग उतना ही लगेगा, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए हम एक महीना आगे के सौदे इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रीमियम का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन हमारा यस बैंक पर, इसके फ्रॉड वगैरह से रिलेटेड बातें। यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार स्टॉक है और आपके कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा फंड है तो ऑप्शन के थ्रू करिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और नीचे के रेटों पर आपको शेयर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपका पुट इन द मनी होता भी है तो नीचे के रेट पर आपको शेयर मिल जाएंगे और वो शेयर्स को आप होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन में भी पैसा कमा लेंगे। अब दोस्तों अगर आप ऑप्शन सेलिंग को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये मेरे 2 वीडियो है जो कल अपलोड करे हैं, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पार्ट 1 में बेसिक बताया है और सेकंड पार्ट में अपना P&L शो करा है। जो मैंने बेसिक में बताया है वो मैंने एग्जीक्यूट भी करा है, तो सेकंड वीडियो में मेरे एग्जीक्यूशन को आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से मुनाफा कमाया है मई मंथ में और क्या क्या मेरी रणनीति और स्ट्रेटेजी रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के वीडियो फ्यूचर में देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।